हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते होंगे बहुत अच्छे होंगे। हम लोग फिर से वापस आ गए हैं अपनी क्लास में। आज हम लोग फिर से रीजनिंग के फिर से कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ नए नए क्वेश्चंस लाए हैं और कुछ पहले से थोड़ा टफ भी क्वेश्चन लाए हैं जो आज हम करने की कोशिश करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बस लगे रहो। सिलेक्शन एक ना एक दिन होना ही है और बहुत जल्द होगा। ठीक है, हम लोग अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। इस पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें डिफरेंट फाइंड करना है। डिफरेंट फाइंड करना है ब्लीक, शील्डेड और क्लीमेंट। जैसा का संबंध इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार जैसे इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा। अगले टर्म में दिया हुआ है, समझ में आएगा क्या? ये जो वर्ड है, इस वर्ड दोनों आपस में क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। वैसे ही इस वर्ड का अपोजिट क्या होगा, आपको बस उतना फाइंड करना है और हमारे हिसाब से हर्ष अपोजिट होगा। क्लीमेंट का मतलब है थोड़ा सा दुखी और हर्ष का मतलब है खुशी। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा उसी तरीके से है। ग्लूकोमीटर का संबंध जैसे ब्लड से है, उसी तरह थर्मोमीटर का संबंध किससे होगा? थर्मोमीटर से हम लोग नापते हैं ना, बुखार नापते हैं ना, सबको पता ही है। तो थर्मामीटर से हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। अच्छा, एक ध्यान देना कि टेम्परेचर के साथ साथ हीट भी दिया हुआ है, लेकिन हीट इससे नहीं मेजर करते हैं, इससे केवल टेम्परेचर मेजर करते हैं। हीट मापने के लिए बहुत सारे और से दूसरे उपकरण आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने खुल गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा सीरीज से, हाँ, ये इसमें अगला टर्म फाइंड करना है कि ये अगला टर्म कौन सा होगा। क्या करेंगे हम सबसे पहले अपनी एक सीरीज लिखेंगे जो दी हुई है 572, 545, 506, 455, 392 और अगला टर्म फाइंड करना है। जैसे कि हमको पता चल रहा है इस सीरीज में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है तो मतलब कुछ ना कुछ हमारा माइनस या प्लस हुआ होगा। हम उसी चीज को देखेंगे, माइनस या प्लस किस में हुआ होगा। पहले से देखते हैं, 572 में से 545 हम कैसे पहुंचेंगे। 572 से 545 तक पहुंचने के लिए हमें 27 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 27 माइनस करना पड़ेगा। अगले टर्म में 545 से हम 506 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? -39। क्या करेंगे? -39। समझ में आया? जब इसको इससे माइनस करेंगे तो -39। 506 से 545 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? -51। क्या करना पड़ेगा? -51। ठीक है। 545 से 392 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? -63। क्या करना पड़ेगा? -63। ठीक है। अगले टर्म हम उसी हिसाब से फाइंड करेंगे, लेकिन हम देखेंगे ये पैटर्न किस हिसाब से जा रहा है। तो जब हम देखेंगे तो इसमें से 12 माइनस किया गया। क्या माइनस किया गया? 12 माइनस किया गया। ठीक है। 39 से 51 तक पहुंचने के लिए -12 हुआ। 59 से 60 -12, और फिर इसमें भी -12 करेंगे तो 12 करेंगे तो आएगा 75, और 75 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? हमारा ऑप्शन आना चाहिए 317। क्या आना चाहिए? 317। समझ में आया? ध्यान से करेंगे एक बार, लॉजिक देखेंगे क्या क्या लगे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन फिर हमारा सीरीज से ही आ गया है, लेकिन इसका पैटर्न कुछ अलग है। देखेंगे इस पैटर्न के क्या है। ठीक है।
इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, लगाइए, कोशिश करिए। देखिए 5 से 7 पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से 7 पर जाने के लिए हमको 1 से मल्टीप्लाई और +1 करना पड़ेगा, सही बात है। 7 से 16 तक जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई +2 करना पड़ेगा, ठीक है। 16 से 51 तक जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई +3 करना पड़ेगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई +4 करना पड़ेगा। बाकी का लॉजिक आप समझ ही गए हैं कि 5 से मल्टीप्लाई +5 करना पड़ेगा, समझ गए। तो 5 से मल्टीप्लाई +5 करना पड़ेगा, तो अगला हमारा टर्म कौन सा आएगा, 1045। क्या आएगा, 1045, और जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, समझ गए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इनका क्या कोड दिया गया है, हमें उस बारे में फाइंड करना है। किसी कूट भाषा में 319 को आइस इज कोल्ड, 431 को विंटर इज कोल्ड एंड 249 का अर्थ है आइस इन विंटर। तो इनका कोड हमें फाइंड करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 9412, इनमें से हमको कोई एक फाइंड करना है, ठीक है। अगला देखेंगे कैसे करेंगे, अच्छा इसको ये देखते हैं। जैसे हमको इन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इन। हमारे सामने क्या एक बढ़िया ऑप्शन है, इन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 319, क्या देखेंगे 319 और इन कहा है आइस इन विंटर, तो इसका कोड क्या है 249। 319 और 249 इसमें से क्या कॉमन है, आइस इन विंटर में से आइस इन विंटर में से आइस कॉमन है, आइस कॉमन है तो आइस के लिए कट कर देंगे, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा 9, तो हमने 9 को कट कर दिया, ठीक है। अब अगली तरफ बढ़ेंगे कि अगली तरफ हमारा क्या कह रहा है, अगले टर्म में 431 में विंटर इज कोल्ड, 431 में विंटर, तो विंटर यहां पर भी है, विंटर यहां पर भी है, तो विंटर में से विंटर कॉमन निकालेंगे तो 431 में से कॉमन क्या आ रहा है 4, हमारा कोड कौन सा हो जाएगा, सही 2, जो बचा हुआ है वही हमारा किसका कोड होगा, इनका कोड होगा, समझ गए। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये क्या, ये तो फिर से वही पुराना क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। क्या करेंगे, हम करने की कोशिश करेंगे एक बार, कैसे होगा। H से J की तरफ जब हम गए तो हमने देखा +2 हुआ, क्या हुआ +2 हुआ। E से G की तरफ गए तो क्या हुआ +2 हुआ, ठीक है सर। L से N की तरफ गए क्या हुआ +2 हुआ। ये समझ में आया कि जो सीरीज में कोड में जो दिया गया है वो +2 करके ऐड किया गया है, लेकिन हमारा तो टर्म 3 है ना, तो हम इसी 3 टर्म में जोड़ेंगे। जैसे D का क्या होगा F, जब +2 जोड़ेंगे तो क्या होगा F, फिर उसके बाद सॉरी +2 की सीरीज है, +2 की सीरीज है, +2 की सीरीज है। बाई हमारा कोड दिया हुआ है BUY, BUY। B में जब हम +2 जोड़ेंगे क्या आएगा D, U में +2 जोड़ेंगे क्या आएगा W, Y में +2 जोड़ेंगे क्या आएगा A। तो हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा सही निकलेगा, ऑप्शन C बिल्कुल सही है, समझ गए, ध्यान से समझ गए। एक बार फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किसी कूट भाषा में ऑस्टिन को NITSUA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी प्रकार हम सिस्टम को कैसे कूटबद्ध करेंगे, सिस्टम को देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। जैसे ये ऑस्टिन कोड दिया हुआ है, ऑस्टिन को ऐसे दे दिया गया। अच्छा ध्यान देना, ये इधर से इधर की तरफ जा रहा है और इसमें A इधर से इधर, ठीक है। उसी तरह सिस्टम को करेंगे, सिस्टम में देखेंगे S किधर गया है, S को बिल्कुल इधर लेकर के आएंगे, तो S बिल्कुल इधर केवल एक ही ऑप्शन में है, ये कट ये कट ये कट, ऑप्शन B हमारा
करेक्ट आंसर निकल जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में यदि अर्थ को VZIGS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो रिवर को कैसे कूटबद्ध करेंगे? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ई का ध्यान देंगे, ई का अपोजिट क्या होता है? आर। क्या होता है? आर। ए का ई का अपोजिट क्या होता है? वी। क्या होता है? वी। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। समझ में आया कि अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट दो वर्ड में लगा है। आर का अपोजिट क्या होता है? आई। जी का, टी का अपोजिट क्या होता है? जी। एच का अपोजिट क्या होता है? एस। आपको अपोजिट लेटर जरूर याद करने पड़ेंगे। उसी तरह रिवर का अपोजिट क्या होता है? आर का अपोजिट आई। आई का अपोजिट आर। आई आर से देखिए कोई मिल रहा है? हाँ, ये कट गया, ये कट गया। वी। वी का अपोजिट क्या है? ई। वी का अपोजिट क्या है? ई। इस यहां पर भी हमें दिया हुआ है वी का अपोजिट ई। ई का अपोजिट वी। आर का अपोजिट आई। आई आर ई वी आई। आई आर ई वी आई। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन में फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइना पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलती है और वह बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। फिर वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बाएं मुड़ती है और दूरी तय करने के बाद दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है। अंत में वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? साइना, ये साइना मान लो है, यहां से चलती है और ये 7 किलोमीटर चलती है। ठीक है सर, आपने बिल्कुल 7 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, ये भी चल गई। फिर वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक बार बाएं मुड़ती है। 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हमने एक बार उसको 4 किलोमीटर फिर चला दिया। ये 4 हो गया तो ये 4 यहां तक मान लो आ गया, 3 इधर का बचा। ठीक है, मुड़ती है और यह दूरी तय करने के बाद दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है। तो दक्षिण की ओर, दक्षिण यहाँ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ हमने 2 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, अंत में वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है। पूर्व ये है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला दिया। 4 ये था, 3 ये था, हो गया 7। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो आरंभिक बिंदु से यही दूरी हुई ना बेटा। इस दूरी को क्या बोलेंगे, कितनी बोलेंगे? देखते हैं। 4 किलोमीटर ये हुआ, 4 किलोमीटर ये हुआ, 2 किलोमीटर ये हुआ, टोटल कितना हो गया? 4 2 मिला करके 6 किलोमीटर। कितना हो गया? 6 किलोमीटर। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं अपने घर से चलता हूं और मेरा मुख दक्षिण की ओर है। 180 दक्षिण वर्त घूम जाता हूं और पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलता हूं और वहां से 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता हूं। बैंक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता हूं और बैंक के बीच सबसे छोटी दूरी क्या होगी? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ये क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, मेरा मुख दक्षिण की ओर है। ठीक है, इसका मुख जो है ना वो दक्षिण की ओर है। ठीक है, दक्षिण की ओर था। यह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। ठीक है, यह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। ठीक है, ये बिल्कुल उत्तर की ओर चला गया। घर पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर दूरी चलता है। ये यहां पर है, यहां पर घर पहुंचने के लिए वह 8 किलोमीटर वापस आता है। ठीक है, वापस आ गया।
वहां से 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता हूं, यहां से 90 डिग्री, ये मान लो 8 किलोमीटर है, ये इधर घर इसका कहीं है, ये 90 डिग्री चला, क्यों 90 डिग्री वामावर्त, ये 90 डिग्री वामावर्त हो गया, ठीक है। बैंक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता हूं, तो ये यहां से 6 किलोमीटर चला, कितने चला 6 किलोमीटर। घर और बैंक के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है? घर और बैंक के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है? हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है 6 है, तो क्या करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 100 बराबर 10 का स्क्वायर, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, और यही 10 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? m ने n से कहा आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो, n m से कैसे संबंधित है अगर m एक महिला है, ठीक है। क्या करेंगे, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, करने की कोशिश करिए एक बार। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? बहुत ही आसान तरीके से इसको कर सकते हैं, एक बार करने की कोशिश करिए, देखिए क्या होता है। ठीक है, वापस हम क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। देखते हैं बनाते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या है, m ने n से कहा, तो ये हमने m बना लिया, ये n बना लिया। m ने किससे कहा, n से कहा आप मेरी बेटी, m की बेटी, m की बेटी कौन हुई, m की बेटी m की बेटी के पिता, के पिता m की बेटी के पिता की मां के बेटे हो, की मां के बेटे हो, m m से कैसे संबंधित है, m की नजरों से n कौन है, तो m कैसे संबंधित है, m की बेटी, आप मेरी बेटी के पिता, पिता की मां के बेटे हैं, तो पिता यहां पर हो जाएगा, पिता की मां के बेटे हैं, तो माँ ये हो गई, पिता ये हो गए, बेटे ये हो गए, ये कौन हुआ, एन एम के पति के भाई, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे कैसे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हमने m बना लिया, ये हमने n बना लिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी m की बेटी, m की बेटी के पिता, तो पिता ये हो गए,
तो ये मतलब माता हो गई, ये मतलब पिताजी हो गए। पिताजी की माँ, पिताजी की माँ के बेटे हो, ये कौन हो, बेटे हो। तो जब बेटे हो गए तो ये दोनों आपस में भाई भाई हो गए कि नहीं, ये दोनों आपस में कौन हो गए, भाई भाई हो गए कि नहीं। अब हम ऑप्शन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन में और क्या बोला है, एम की नजरों से, एम की नजरों से देखना है, तो एम की नजरों से ये कौन हुआ, ये पति हो गए, पति के भाई हो गए। तो ऑप्शन एक ही हमारा दिया है, एन एम के पति के भाई हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए ऑब्लिक बी का अर्थ है ए बी के पिता हैं। व्यंजक में पी का एस से क्या संबंध है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। करने के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लेना होता है। सबसे पहले हम इस को देखेंगे और इससे मिलते हुए जितने सिंबल हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे आर माइनस एस, तो ए माइनस एस, ए बी की बहन, बी की बहन मतलब एस, एस की बहन, एस की बहन कौन है, आर, क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, ए जो है बी का भाई है, तो बी का भाई, आर का, आर का भाई कौन हुआ, क्यू हुआ। ए बी की मां है, तो क्यू की मां कौन हुआ, पी हुआ। पी का एस से, एस की नजरों से देखेंगे, पी कौन हुआ, एस की नजरों से अगर हम ध्यान दें तो पी कौन हुआ एस की नजरों से, बहन, ये बहन हो गई, इसकी बहन हो गई, बहन का ये भाई हो गया और ये माँ हो गई, तो ये इनडायरेक्टली इसकी भी माँ हुई कि नहीं हुई, हाँ बिल्कुल, माँ माँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, यदि किसी वर्णमाला में व्यंजक में सिंड्रेला के सभी व्यंजनों को वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो सभी स्वरों को वर्णमाला के पिछले अक्षरों से बदल दिया जाता है, तो वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो दाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे हम लिखेंगे CINDRELLA, ठीक है। क्या दिया है, सभी व्यंजन को वर्णमाला के उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। व्यंजन और वॉवेल दो चीज होती हैं वर्णमाला में, देखेंगे जिसमें हम गोला बना दे रहे हैं वो वॉवेल होगा, AEIOU, ये हमारे क्या हो गए, वॉवेल हो गए। स्वरों को वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो इसके पिछले अक्षर से हमको बदलना है, इसके पिछले अक्षर से बदलना है और इसके पिछले अक्षर से बदलना है। ए का क्या होगा, जेड, ई का क्या होगा, डी, आई का क्या होगा, एच। अब आइए अगले में, सी का क्या होगा, डी, एन का क्या होगा, ओ, डी का क्या होगा, ई, आर का क्या होगा, एस, एम, ठीक है। वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब इनको वर्णाक्रम में व्यवस्थित कर दो। कैसे वर्णाक्रम में व्यवस्थित करेंगे, ए बी सी डी ई ऐसे करके जेड तक। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी में डी दिया हुआ है, हमने डी लिख लिया। फिर क्या हुआ है, दिया है डी, यहाँ ये हो गया, ये हो गया, फिर ये आएगा ई, ये हमने व्यवस्थित कर दिया। अब पूछ क्या रहा है, दाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो दाहिना हमारा हाथ ये होता है, तो इस ओर से एक सातवां अक्षर गिनेंगे,
कौन सा होता है? 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन कौन सा निकला? ई। हमारा कौन सा निकला? ई। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल। इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, हम यहां लिख देते हैं। ये क्या है? सिंगर। ये क्या है? डांसर। ये क्या है? म्यूजिशियन। अब इसमें से बताएंगे कि वेन आरेख दिया हुआ है, वेन आरेख में कौन सी संख्या गायकों और नर्तकों को दर्शाती है लेकिन संगीतकारों को नहीं? गायक, ऐसा वेन आरेख में ऐसा कौन सी संख्या है जो गायक, नर्तक और संगीतकारों को नहीं दर्शाती? ऐसा केवल हमें बताना है जिसमें केवल गायक हो और नर्तक हो लेकिन संगीतकार नहीं होने चाहिए। तो संगीतकार नहीं होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वेन डायग्राम को देखना पड़ेगा। इस वेन डायग्राम में कौन कौन से लेटर दिए हुए हैं, ये साफ दिख रहे हैं ना आप सभी को? हाँ बिल्कुल दिख रहे होंगे। अगर नहीं दिख रहे हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये 7 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 2 5 1। अब करने की कोशिश करेंगे इसमें से कौन सा लेटर दिख रहा है जो दिया है। जैसे हमें संगीतकारों को नहीं, संगीतकारों को जब नहीं दिया हुआ है तो हम म्यूजिशियन वाला ये वाला जो बॉक्स है हम ये लेंगे ही नहीं। क्या करेंगे? हम ये लेंगे ही नहीं। हमारे पास ऑप्शन कौन से बचते हैं? एक ये वाला बॉक्स, इतना यहां से बचता है, ठीक है, और दूसरा ये वाला बॉक्स यहां से बचता है। तो हम क्या करेंगे? केवल देखेंगे कि ऑप्शन 4 ही है जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो दोनों में आ रहा है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है जो दोनों में आए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से केवल गायक और गिटार वादक को निरूपित करता है। ठीक है, अभी ये देखिए जो ट्रायंगल दिया हुआ है ये क्या है? सिंगर है। सिंगर मतलब गायक। ये क्या है? गिटार वादक। ये क्या हुआ है? एक्टर। ठीक है, अब इसमें से पहचानेंगे कि केवल गायक और गिटार वादक, तो गायक और गिटार वादक, इसको एक्टर को छोड़ देंगे क्योंकि हमको इसमें केवल गायक और गिटार वादक, अगर ये वर्ड ना दिया होता तो हम इस वर्ड को भी ऐड करने की कोशिश करते। क्वेश्चन में कुछ और दिया होता तो हम करने की कोशिश करते, लेकिन उसने केवल बोल दिया है ना केवल गायक और गिटार वादक। तो गायक कौन सा हुआ? गायक हमारा ट्रायंगल हुआ। ठीक है, गिटार वादक कौन हुआ? गिटार वादक ये हो गए। लेकिन हमें कौन से ऑप्शन को नहीं लेना है? हमें केवल ये वैल्यू को छोड़ करके बाकी सारे आंसर हमारे हो जाएंगे। इसको नहीं लेना है तो हमारे पास ऑप्शन केवल एक ही बचता है, वो है 6। समझ में आ गया? जो दोनों में कॉमन है वही हमारा ऑप्शन बचता है, वो है 6। ठीक है, अगले और बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे R का अर्थ है जोड़ना, Q का अर्थ है गुणा करना, S का अर्थ है घटाना और P का अर्थ है भाग देना। तो हमें पॉसिबिलिटीज निकालनी है क्या क्या हो सकता है। हम देखिए यहाँ लिख देते हैं, R का मतलब है प्लस, Q का अर्थ है गुणा, S का अर्थ है घटाना और P का अर्थ है भाग देना। ठीक है, देखेंगे कैसे करेंगे। 60 P दिया हुआ है, P को हम लिख देंगे ऐसे 5 ब्रैकेट लगा देंगे। S दिया हुआ है, S का मतलब है -2, Q का मतलब है गुणा 3, R का मतलब है +7। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। ये 12 आ गया, -3 दूनी 6 +7, ये कितना आ गया? 13। 13 - 12 बराबर -1। ठीक है, ये हमारा माइनस लगा हुआ है
ऑप्शन कितना आ जाएगा हमारा -1, सी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर वही अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे हम। इसमें फिर लिख देते हैं, ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा, और इसी में हमको तीनों में ही फाइंड करना है। तो लिखा क्या हुआ है, हमें सीरीज क्या हुई है 13 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 2, सी का वैल्यू गुणा, और ए मतलब प्लस, इसको करेंगे, ये आ गया 36, ये आ गया 10 प्लस 4, 10 चला जाएगा, कितना बचेगा 26 प्लस 4, 30 हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, या एक्स एफ के दाईं ओर छठे स्थान पर है और बाएं छोर पर है, एक्स के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, पंक्ति में व्यक्ति की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसी तरह हमको करना है। करने की कोशिश करिए, देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, और वो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखो कोशिश करते हैं बनाने की। पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, हमने मान लिया सभी लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इधर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमने पॉइंट देखा, एक्स एफ के छठे स्थान पे है, तो एक्स जो है ये एफ है, एफ के छठे स्थान पे है। किस पे है, एफ के छठे स्थान पे है, और बाईं छोर पर है। किस तरफ है, ये सभी लोग उत्तर की ओर देख रहे हैं। एक्स एफ के दाएं से छठे स्थान पर है, ये हमने एफ बना लिया। एफ के दाएं, दाएं किस स्थान पर है, 6 स्थान पर है, ये हमने बना लिया। ठीक है, जो बाएं छोर पर है, बाएं छोर पर है, ठीक। एक्स के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, इसके दाईं तरफ 3 व्यक्ति हैं। कितने लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3। ठीक है, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 6 स्थान पर है। टोटल कितने हो गए, 6, 6 1 कितना हो गया 7, और 7 प्लस 3 कितना हो गया 10। हमारा यही बस लॉजिक पूछ रहा था, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आर एक पंक्ति के मध्य में है, जहां वह दाएं से 7वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। आर को हम क्या करेंगे, बीच में बैठा देंगे, बैठा दिया। आर दाईं तरफ से 7वें स्थान पे है, ये कितने पॉइंट पे है, 7 पे, मतलब इधर 6 व्यक्ति बचे होंगे। कितने व्यक्ति बचे होंगे, 6। अगर 6 इधर हैं तो 6 इधर भी होंगे, क्योंकि उसने बोला है कि बीच में है। तो ये 6 व्यक्ति जब इधर हैं, 6 व्यक्ति इधर हैं, तो 6 6 मिला करके कितने हो गए 12, और ये आर की वैल्यू मिला करके कितने हो गए हमारे 13। ठीक है, 19 आंसर सही निकल गया सबका। अगली तरफ बढ़ते हैं। ई को 36 लिखेंगे, ई को क्या लिखेंगे, ई को लिखेंगे 36, आई को क्या लिखेंगे, ये हमें पता करना है, और बहुत आसान क्वेश्चन है। पता चल गया होगा अब तक, तो लॉजिक लग गया होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू लिख लेंगे। 5 की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू 5,
5 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर, 5 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 36। समझ गए, क्या हो जाएगा 36। उसी तरह हम i को भी करेंगे, i की वैल्यू क्या होती है 9, 9 में +1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 100। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 79, 15, 29। आगे क्या है, ठीक है देखते हैं। 79, 15, 29, आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 7 + 9 को जब ऐड करेंगे आएगा 16, 16 में 1 माइनस कर देंगे आ जाएगा हमारा 15। उसी तरह 9 और 2 को ऐड करेंगे आएगा 11, 11 में 1 माइनस कर देंगे आएगा 10। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 5 में से कोई 4 किसी न किसी रूप में समान है और एक संबंधित है, जो एक ऑड है, हमें केवल वही फाइंड करना है कि वो ऑड कौन सा है। ठीक है, देखते हैं। जे से जी की तरफ जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा -3 करना पड़ेगा, बताइए करना पड़ेगा बिल्कुल। V से S -3 करना पड़ेगा। R से O की तरफ जाएंगे -3, C से F की तरफ जाएंगे, M से I, जब सारे ऑप्शन बिल्कुल सही निकल रहे हैं तो M से I की तरफ जाएंगे। समझ में आया लॉजिक क्या कह रहा है, सब में -3 हो रहा है, केवल इसमें ही 4 हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन यही बिल्कुल डिफरेंट निकल जाएगा MI। MI का मतलब मुंबई इंडियंस नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में ऑड हमको फाइंड करना है कि ऑड क्या है। प्लेट आइटम है, स्पून आइटम है, ग्लास आइटम है, लेकिन ये क्या है ईटिंग आइटम। ठीक है, तो बनाना ही हमारा डिफरेंट आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं लिखा क्या है। यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 1, 3, 2, 1, 2, 4। ठीक है, 3 के विपरीत फलक में कौन सा है, 3 के विपरीत फलक में। बहुत आसान काम है हमारे पास, सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है हमारा। ये 3 है, 3 में 1 काट दिया, 2 काट दिया, 1 काट दिया, 2 काट दिया, ये क्या है 4, 4 हमारा करेक्ट है। समझ गए, बहुत आसान तरीके से। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ये कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। पूर्व धारणाएं और कथन और निष्कर्ष अच्छा टॉपिक है, आजकल ज्यादा क्वेश्चन इसी से बन रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इसी के दे देता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। शतरंज एक दिमागी खेल है और इसे खेलने के लिए अधिक सोच की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, जो शतरंज खेलता है उसे कई सारी चालें चलनी पड़ती हैं, दिमाग में कई सारे पैतरे याद रखने पड़ते हैं। कब हमने राजा को उठा, अपने राजा को बचाना है, कब हमें वजीर चलना है, कब हमें हाथी चलना है, कब हमें घोड़ा चलना है। उसी तरह अब देखिए हम ऑप्शन पे आते हैं। विश्वनाथ आनंद देश के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, शतरंज में आनंद की रणनीतियां अद्वितीय हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में लॉजिक बिल्कुल सही कह रहा है कि
शतरंज में आनंद की रणनीतियां, जब रणनीतियां ही अच्छी होंगी तभी तो एक दिमागी खेल हुआ जो अधिक सोच विचार की आवश्यकता है। अधिक सोच विचार की आवश्यकता है तो रणनीतियां बनानी पड़ेंगी दिमाग में। आनंद देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, जब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं तभी तो बनाएंगे। तो इस ऑप्शन में क्या है कि सी की पूर्ण धारणा, यदि कथन में फर्स्ट और सी दोनों पूर्ण धारणा निहित है, ये दोनों पूर्ण धारणाएं हैं, तो हम क्या करेंगे सी ऑप्शन। लेकिन हमारा बी में दिया हुआ है तो हम बी में टिक करेंगे, सी में टिक नहीं करेंगे। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से देखेंगे। इसमें दिए गए फिगर को कैसे कंप्लीट करेगा, तो हमने सबसे पहले यहां से ऐसे हो गया, ये इधर से घूम करके इधर आ रहा है, ये इधर से इधर, ठीक है, बिल्कुल यही हमारा फिगर जो होगा, यही हमारा फिगर बिल्कुल करेक्ट फिगर होगा। और ये करेक्ट फिगर हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। किसमें दिया गया है? ऑप्शन डी में। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। दिए गए वर्ग में कितनी आकृतियां हैं, हमें ये केवल फाइंड करना है। ठीक है, कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सर? देखिए, पहले सबसे पहले गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 गिन लिया, 6 हो गया प्लस। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, ये बना हुआ है तो इसको क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 4 4 तो ये हो जाएंगे प्लस एक बड़ा वाला, तो इस वाले में टोटल कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, तो एक दिया हुआ है ये, एक दिया हुआ है ये, 5 5 10 कर लिया। ठीक है, अब कंबाइन करके देखते हैं कितना बनता है। तो एक हमारा ये बन जाएगा जो कंबाइन करके बन जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगला देखिए, एक ये कंबाइंड बन जाएगा, तो ये हमारे कितने हो गए? 2। ठीक है, कितने हो गए? 2। टोटल कितने वैल्यू आ गई? 18। और यही हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिए। एक बार बताइए इसमें क्या आएगा? 8 7 4 3, कौन सी ऐसी ये सब डिजिट दी हैं कि इनमें ऐसे कितने 7 हैं, ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 नहीं है? क्या है? ऐसे कितने 7 हैं, ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 नहीं है? क्या है? 6 नहीं है, और ठीक बाद 8 क्या है? नहीं है। ऐसे कितने 7 हैं? ठीक बाद 8 नहीं है, ठीक पहले 6 नहीं है। एक हमें ये मिला जिसके ठीक पहले 6 नहीं है और ठीक बाद 8 नहीं है। पहले 8 हो सकता है, बाद में 6 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन ये निकला, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 7 में 6 आ गया। तीसरा ऑप्शन ये निकला, बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन ये निकला, बिल्कुल सही बात है। 6 पहले आ गया, गड़बड़ हो गया। 6 पहले आ गया, 9 पहले आ गया, ये एक ऑप्शन हो गया। ठीक है, 6 पहले आ गया, 8 बाद में आ गया, 8 पहले आ गया, 6 बाद में आ गया, गड़बड़ हो गया। गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे टोटल कितने हुए, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5। 5 हमारा किस ऑप्शन में है? बी में है। यही बिल्कुल सही आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है। मेरे पास 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, 3 2 1 के अनुपात में है। मेरे पास 120 की कुल राशि है, तो मेरे पास 5 रुपए के सिक्के टोटल कितने हैं? आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं? हम लिख लेंगे 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए का सिक्का है। किस अनुपात में है? किस अनुपात में है? 3 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात। टोटल इनकी वैल्यू कितनी है? जब वैल्यू हमें दे दे कि टोटल कितने रुपए हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको बहुत आसान तरीके से करेंगे। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4 15 15 20 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, एक से एक काट देंगे, ये से ये काट देंगे, 6 आएगा। 6 को 5 रुपए के सिक्के पूछ रहा ना, तो 6 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 3 से कर देंगे। 6 × 3 = 18। कितना आंसर निकल जाएगा?
18। समझ में आया? अगले क्वेश्चन में चलो आगे बढ़ते हैं। लिख देता हूं यहाँ क्या दिया हुआ है। यहाँ ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, बी दिया है, एच दिया है, ई दिया है, जे दिया है। ठीक है, ये 12 दिया है, 24 दिया है, 16 दिया है, 13 दिया है। इसमें डिफरेंट फाइंड करना है कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है, हमें वही फाइंड करना है कि डिफरेंट में क्या है। ठीक है, करेंगे कैसे? करने के लिए देखिए एक दो बार क्या समझ में आ रहा है आपके माइंड में, कोई आइडिया स्ट्राइक कर रहा है? नहीं कर रहा है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। a इंटू एल, सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू लिख लेंगे। a की वैल्यू कितनी होती है 1। आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूं आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, आप याद करिए। l की वैल्यू कितनी है 12, d की वैल्यू कितनी है 4, 6, b की वैल्यू कितनी है 2। वैल्यू याद करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? इजोटी। क्या है? ठीक है, देखेंगे 12 का मल्टीप्लाई जब 1 में किया, a इंटू एल इक्वल टू 1 इंटू 12 इक्वल टू 12, निकला सही आंसर। ठीक है, d इंटू एफ इक्वल टू 4 इंटू 6 24, p इंटू एच इक्वल टू 2 इंटू 8 16, e इंटू जे 5 इंटू 10 50 तो ये नहीं दे रहा है, ये तो दे रहा है 13, तो यही हमारा डिफरेंट हो जाएगा। 13 दे रहा है, ये 4 है, तो 4 नंबर किस में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा डिफरेंट है? कौन सा डिफरेंट है? बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार करने की कोशिश करेंगे कि कैसे करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेंगे 15, 21, 29, ठीक है। कितना गैप है, डिफरेंस कितना दिखा रहा है? कहेंगे सर आप 6 का डिफरेंस दिखा रहा है, 6 ऐड किया गया है, ऐड यहाँ पर कितना ऐड किया गया है? यहाँ पे 8 ऐड किया गया है। यहाँ पर कितना ऐड किया गया है? 9 ऐड किया गया है। जब यहाँ 9, यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितने का है? 2 का है, 2 ऐड किया गया है, तो 8 में भी 2 जोड़ेंगे ना, तभी तो 10 आएगा, और जब 10 आएगा तो ये 39 आना चाहिए। 39 से फिर हम 12 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 12 जोड़ेंगे, तो जब हम 39 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा? 51। तो आगे की सीरीज हमारा बिल्कुल सही निकल रहा है। क्या निकल रहा है? बिल्कुल सही निकल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या वैल्यू प्लेस करेंगे? 39। तो उसने पूछा है कौन सी संख्या हमारी गलत है, तो गलत हमारी 39 है। कौन सी संख्या गलत है? 39 गलत है। 39 ऑप्शन सी में होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ गए? आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन के तत्वों के बीच के संबंध को दर्शाइए। इसमें कौन से संबंध सही दिए गए हैं? सही आंसर का हमें चुनाव करना है। ठीक है, P से C की तरफ जब जाएंगे, P से C की तरफ जाएंगे तो हमें सबसे बड़ा सिंबल कौन सा मिल रहा है? सबसे बड़ा सिंबल ये मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है? P से C की तरफ सबसे बड़ा सिंबल ये मिल रहा है। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे? दूसरा करेंगे
सी से पी की, पी से सी की, सी से पी की तरफ आएंगे तो हमें दूसरा सिंबल क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। एक तरह से देखो तो ये दोनों गलत हैं, गलत है, लेकिन उसने हमें कंफ्यूज कर दिया और जो एक सही पॉइंट दे करके चला गया वो ये है, उसने इस सिंबल को बना दिया कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी के केस में दे दिए। जब पॉसिबिलिटी के केस में दे दिए तो हमारा या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा, यही हमारा होगा। और ये अब ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। समझ गए। 35 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 35 क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख के ही इसको बता सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये सिंबल इधर है, ये इधर है, ये ठीक है। इधर देखेंगे, इधर 3 आ गए तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 2 एक साइड ही आ गए, ये गलत हो जाएगा। 2 अपोजिट साइड आ गए, गलत हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला ही हमारा सही होगा, लेकिन फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया किस में है, सी में है। इसी में कंफ्यूज मत हो जाना, ऑप्शन हमेशा चेंज करके दे देगा, लेकिन आपको सही करके आंसर लिखना होगा। अगले क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, यदि किसी संख्या के प्रत्येक संख्या के मध्य में 2 घटाया जाता है और फिर अंकों के स्थान को विकृत कर दिया जाता है तो कौन सा मध्य संख्या का अंतिम अक्षर होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, आपके पास टाइम है थोड़ा सा। ठीक है, कैसे करेंगे, मध्य अंक से 2 घटाया जाता है। अब देखिए मध्य अंक कौन सा है, 8। 8 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 6। वैसे ही लिख लिया। ठीक है, 4 6 में 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 4 4 5। ठीक है, 7 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 5। 8 में से 2 घटा देंगे, 5 में से 2 घटा देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। अब क्या किया, उसने बोला है कि अंकों के स्थान को व्युत्क्रमित किया जाता है। व्युत्क्रमित का मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। तो 7 6 6 5 4 4 4 5 7 1 6 3 2 3 4। मध्य अंक का कौन सा मध्य अंक का अंतिम अंक होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। मध्य अंक मतलब जो बीच वाली मिडिल वाली संख्या होगी, तो हम नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग से आसानी हो जाएगी हमको। ये हमारा वर्ड सबसे पहले 1, ये 2, 3 कौन सा है, 3 ये, 4 5। बिल्कुल सही आ गया। तो मध्य अंक कौन सा होगा, 2 इधर हटा देंगे, 2 इधर, तो ये 3 वाला मध्य वाला हो जाएगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन। तो पूछा है मध्य संख्या का अंतिम अंक कौन होगा, अंतिम अंक 7 होगा। यही हमारा दिख रहा है 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा ए। समझ गए, बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए इनपुट वाला इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन है, ये अभी सही दिखा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, गृह मंत्रालय नई दिल्ली में प्रशासनिक नियंत्रण में कितने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का कार्य करते हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन कितने पुलिस बल ऐसे हैं जो काम करते हैं, उनके बारे में हमें जानने हैं। वो टोटल हैं कितने, हमको सबसे अच्छे से पता है। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे असम राइफल, एसएससी जीडी के थ्रू सिलेक्ट होते हैं ये सारे। असम राइफल, सीआईएसएफ, बीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसपीजी। ठीक है, ये 7 के 7 फोर्सेस हैं जो गृह मंत्रालय के अंडर में आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सी स्थितियां हैं जिनमें पक्ष को तीसरे पक्ष के गैर कानूनी कार्यों के लिए आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। ठीक है, जब कोई पर्सन, एक ये है, एक पर्सन ये है,
ये दोनों आपस में कोई बात करते हैं, लेकिन इनका इंटरफेयर तीसरा आदमी कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? इनका इंटरफेयर तीसरा आदमी कर रहा होता है। वह तीसरा आदमी अपना प्रतिनिधित्व दायित्व तो करता है, वही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुष्प्रेषण का कोई मतलब नहीं, साजिश का कोई मतलब नहीं। किस धर्म की स्थापना भारतीय महाद्वीप में हुई है? भारतीय महाद्वीप में किस धर्म की स्थापना की गई है, हमें ये बताना है। तो हम ये जानेंगे, यहूदी धर्म बिल्कुल नहीं होगा, इस्लाम बिल्कुल नहीं होगा, ईसाई बिल्कुल नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, बौद्ध। बौद्ध धर्म की कहां पर स्थापना किसने की? उपमहाद्वीप में हुई है। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जिस महान व्यक्ति को हम जानते हैं वो कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर था। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले नए दिन की शुरुआत के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगले नए क्वेश्चंस के साथ हम कल फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।